हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना थर्ड लेक्चर ऑफ स्टैक्योमेट्री। इस लेक्चर के अंदर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्टैक्योमेट्रिक रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप आर मोस्ट यह रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कॉन्सेप्चुअल है। ये आपकी एमडी के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और भी मल्टीपल एग्जाम के लिए ये रिलेशनशिप जरूरी होते हैं। अब रिलेशनशिप ऑफ स्टैक्योमेट्री कौन से होते हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ, फिर उनको हम हर एक को डेप्थ के अंदर जाके नॉलेजेबल तरीके से हम उसको पढ़ेंगे और हर एक रिलेशनशिप के फाइव न्यूमेरिकल करेंगे कि आपको उसके अंदर नॉलेज आ जाए, आपको उसके अंदर मास्टरी आ जाए। सबसे पहले क्या होता है, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। आई होप मैं आपको ये बता चुका हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मिसाल तौर आप किसी भी लीटर के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सिलेंडर है, क्या है, इफ यू हैव एनी सिलेंडर, अब आपके पास कोई भी सिलेंडर है, अब उसके अंदर जो भी स्पेस है ना, जो भी स्पेस है दैट इज अ वॉल्यूम। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सही है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब हो जाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। वॉल्यूम क्या होती है, थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। डायमेंशंस क्या होते हैं, बेसिकली थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, या फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। सही है, तो वॉल्यूम क्या होता है, थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गिलास है, वो पानी से भरा होता है, तो जो भी बेसिकली उस पानी ने उस वॉल्यूम, बेसिकली गिलास के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है ना, वो वॉल्यूम होता है। अगर किसी को वॉल्यूम नहीं पता तो मैंने यहाँ पर सिंपल बता दिया। अब मास क्या होता है, मास किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, मतलब मैटर की कितनी क्वांटिटी होती है, मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसे मास कहते हैं। इसका यूनिट किलोग्राम होता है, पर मोस्टली जो केमिस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं वो ग्राम यूज करते हैं। सही है, अब मास मास रिलेशनशिप क्या होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। बेसिकली जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनके अंदर ये तीन रिलेशनशिप पड़े हुए हैं, पर इन तीन रिलेशनशिप को समझने के लिए पहले हमें इन रिलेशनशिप के बारे में भी पता होना चाहिए। सही है, इसको मास मास रिलेशनशिप भी कहा जाता है, मास मास कंजर्वेशन भी कहा जाता है, मास मास कैलकुलेशन भी कहा जाता है, पर मोस्टली जो बुक्स होते हैं उसके अंदर मास मास रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है, क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है। सही है, आपके पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि मिसाल तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, मतलब जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो मेरे पास वाटर बना रही है। पर मैंने अभी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया। सबसे पहले मैं केमिकल इक्वेशन को क्या कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पर ऑक्सीजन दो है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर दो करने के लिए मैं टू दे दूंगा। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन यहाँ पर फोर आएंगे और टू है तो यहाँ पर मैं टू दे दूंगा। अब यहाँ क्या हो गई, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, मतलब जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कि अगर आप कैलकुलेशन के अंदर जा रहे हो या उसका न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, सबसे पहले आपको इक्वेशन चेक करनी है कि वो बैलेंस है या नहीं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जितने एटम रिएक्टेंट के होने चाहिए उतने एटम प्रोडक्ट के होने चाहिए। यहाँ पर देखो चार एटम हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पर भी चार एटम हाइड्रोजन के हैं, और यहाँ पर दो एटम ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पर भी दो एटम, एक एटम यहाँ है। अब एक दो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। सही है, अब ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये जो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लिखा होता है ना, इस नंबर को हम बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज अ कोफिशिएंट दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनी केमिकल फार्मूला, किसी भी केमिकल फार्मूला के या किसी भी एलिमेंट की सैंपल, क्योंकि कंपाउंड का क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है, और एलिमेंट की क्या होती है, केमिकल सैंपल होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये भी मेरे पास क्या है, अब ये मेरे पास इक्वेशन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है मेरे पास, कार्बन है,
क्या है मेरे पास, कार्बन है। तो कार्बन क्या है मेरे पास, एलिमेंट है ना, कार्बन मेरे पास एलिमेंट है, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब बनेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें इसको और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही बैलेंस है, मतलब इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अब इसमें देखो, अब इस इक्वेशन कहना क्या चाहती है, ये कहना चाहती है कि जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहा मैंने कि अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वो प्रोड्यूस कर रही है 2 मोल ऑफ वाटर। बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप होते क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो बेसिकली रिलेशनशिप होता है ना, उससे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, बेसिकली स्टोइकियोमेट्री इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप होता है। हमें रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाता है या प्रोडक्ट का अमाउंट दिया जाता है और दूसरा सब्सटेंस पूछा जाता है, तो बेसिकली इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अब इसका हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें दिया जाता है, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या मेरे पास क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में जो बेसिकली रिलेशनशिप होता है ना, इन दोनों के बीच में जो बेसिकली रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है, बेसिकली इससे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। मतलब स्टोइकियोमेट्री के डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, और बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है कि अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वो प्रोड्यूस कर रही है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और सॉरी 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। इतनी पॉइंट आपको समझ में आई, इतनी पॉइंट समझ में आई। अब ये बेसिकली ये मेरे पास क्या होते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, सही है। इतनी पॉइंट आपको समझ में आई, क्या मैंने बोला कि ये पॉइंट समझ में आई। बेसिकली यही मोल मोल रिलेशनशिप होता है, मोल मोल रिलेशनशिप होता है, यही मोल मोल रिलेशनशिप होता है कि बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 2 मोल ऑफ वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही है। ये समझ में आया। अगर कोई मुझसे पूछ ले, फॉर एग्जांपल मुझसे पूछ ले कि अगर मैं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेता हूँ, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेता हूँ, तो मुझे बताओ कि मेरे पास कितने मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो यही तो मोल मोल रिलेशनशिप है, जहां पर आपके पास जो सवाल होता है ना, जो क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसमें आपको रिएक्टेंट के कुछ मोल दिए जाते हैं और प्रोडक्ट के मोल पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको रिएक्टेंट के मोल देके प्रोडक्ट के पूछे जा सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल देके रिएक्टेंट के भी पूछे जा सकते हैं, दोनों तरफ कैलकुलेशन हो सकती है, कोई मसला नहीं, सही है। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। आई होप मोल मोल रिलेशनशिप सिंपली यही रिलेशनशिप होता है, मतलब जब मुझे रिएक्टेंट के मोल दिए जाएं और प्रोडक्ट के मोल पूछे जाएं। अब मास मास रिलेशनशिप क्या होता है, मुझे रिएक्टेंट का मास दिया जाए, फॉर एग्जांपल मुझे बोला कि हाइड्रोजन का अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ, तो मुझे बताओ कि मेरे पास कितने ग्राम वाटर बनता है। अब यहाँ पर देखो, मुझे रिएक्टेंट का मास दिया गया है और प्रोडक्ट का मुझसे क्या पूछा गया है, मास पूछा गया है। तो यही तो रिलेशनशिप होते हैं, सिंपली यही रिलेशनशिप होते हैं। इनमें सिर्फ हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है। आपको मैं 3 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और आखिर वाला मेरे पास एक ट्रिक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को मतलब आप उसको 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो, कुछ सेकंड के अंदर कर सकते हो, इतनी मेरे पास जबरदस्त ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आई होप इतनी पॉइंट आपको समझ में आई होगी कि बेसिकली होता क्या है ये मास मास रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर ये मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अगर मुझे रिएक्टेंट का मास दिया जाए, इसका मुझे मास दिया जाए और प्रोडक्ट का मुझसे वॉल्यूम पूछा जाए। वॉल्यूम क्या होता है, एक 3D स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल आपने गिलास भरा, आपके पास एक गिलास है, आपका गिलास वाटर के अंदर है, तो जितना वाटर स्पेस उस गिलास के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है ना,
वो 3 डायमेंशनल स्पेस, वो 3 डायमेंशनल वाटर ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आपका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको पता है इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब। ये बेसिकली वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर। मतलब ये कुछ एक डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स है, अब इसके अंदर जो भी ये बेसिकली स्पेस है ना, इसके अंदर जो भी ये स्पेस है, अंदर जो भी स्पेस है ना, इसे मैं क्या बोलता हूँ? वॉल्यूम बोलता हूँ। वॉल्यूम, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। अब वॉल्यूम बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर, तो इस कंटेनर के अंदर जितना स्पेस है ना, वो वॉल्यूम ही है। वो क्या है? सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। मोस्ट स्पेसिफिकली आप उसको क्या बोलोगे? सिलिंड्रिकली वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब इसका मास दिया जाए और प्रोडक्ट का क्या पूछा जाए आपसे? वॉल्यूम पूछा जा सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली इसका वॉल्यूम दिया जाए और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम पूछा जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसका मोल दिया जाए और मोल पूछा जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसका मोल देकर, मतलब इस रिएक्टर का मोल देकर प्रोडक्ट का आपसे मास पूछा जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका मोल देकर इसका क्या पूछा जाए आपसे? वॉल्यूम पूछा जाए। तो ये सारे रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आप इसको लिख लें तब तक मैं सही है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम अपने पहले न्यूमेरिकल को करते हैं। और ये क्या होता है? अब मैं मास मास रिलेशनशिप आपको समझाता हूँ। पहले मास मास रिलेशनशिप क्या होता है सिंपली फिर से मैं एक और बार आपको मास मास रिलेशनशिप समझाता हूँ, क्योंकि हम मास मास रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे हैं। सही है। अब मास मास रिलेशनशिप क्या होता है? मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप क्या होता है? मास मास रिलेशनशिप इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम के अंदर या इन सच टाइप ऑफ रिलेशन, इन रिलेशन के अंदर वी डिटरमाइन अननोन मास ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब हम क्या करते हैं? अननोन मास, ऐसा मास जो हमें मिला नहीं होता, किसी भी सब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फाइंड करते हैं किसी भी गिवन मास के अंदर। मतलब एक मास हमें गिवन होता है, उससे हम अननोन मास फाइंड करते हैं, तो इससे हम सिंपली मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। सही है, सही है। इसे हम क्या कहते हैं? मास मास रिलेशनशिप कहते हैं, मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है। अब क्या बोल रहा है? सिंपली बोलो, देखो, कैलकुलेट मास। हमें एक मास कैलकुलेट करना है, और हमेशा केमिस्ट्री के अंदर आप मास को ग्राम के अंदर कैलकुलेट करते हो। मास को आपने पढ़ा होगा कि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, पर किलोग्राम हम मोस्टली फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। और 99% आप केमिस्ट्री के अंदर मास को किसके अंदर एक्सप्रेस करोगे? ग्राम के अंदर। ग्राम के अंदर आप एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि ग्राम मोस्टली यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। सही है। अब यहां पर मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? अब बोल रहा है, क्वेश्चन को गौर से सुनना, समझना। यहाँ पर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है, दैट कैन बी प्रोड्यूस या ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ये फार्मूला लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। अब यह क्या बोल रहा है मैं समझता हूँ, कि उसने बोला कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं थर्मली डिकम्पोज करता हूँ। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, हीट देकर। थर्मली, थर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है? आप बहुत जगह पर यूज करोगे। थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? थर्मल मीन्स हीट। आप इसको थर्मली क्या कर रहे हो? थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो, मतलब इसको थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो, मतलब इसको हीट देकर डिकम्पोज कर रहे हो। ये प्रोड्यूस कर रहा है। लाइमस्टोन बेसिकली कॉमनली कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्बल होते हैं, इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हो तो ये हमारे पास बना रहा है
कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक इंडिकेशन होती है, यहाँ पर छोटे छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, बेसिकली ये स्टेट ऑफ मैटर बताता है। हमने पढ़ा ना स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये भी गैस होता है। ये बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर बताता है, सही है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसने बोला कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है थर्मली, मैं इसको डिकम्पोज करता हूं तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर ये बोल रहा है कि अगर मैं 50 ग्राम लाइमस्टोन लूं, मतलब अगर मैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूं, तो मुझे बताओ कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है। अब यहाँ पर इसको आप जस्ट इग्नोर कर दोगे, आप इसका मास पूछा जा रहा है। अगर आपको दोनों का मास पूछा जाता तो आप दोनों का कैलकुलेट करते। अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा जाता तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट करते। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास कैलकुलेट करेंगे, इसका भी मास कैलकुलेट करेंगे। ये हम एक्स्ट्रा करेंगे, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, पर आपको इसका भी मास कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही सिंपल। अगर इसका मास हमें पता चल गया ना, इन दोनों में से किसी भी एक का आपने मास कैलकुलेट कर दिया ना, दूसरे का मास हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। पर यहाँ पर हाल फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे, सही है। हम पहले इसका मास कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको गिवन मास दिया गया है, आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने आनी चाहिए। और मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन के साथ में आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना सिखा चुका हूं। और बेसिकली जो मोल है उसका भी न्यूमेरिकल सेशन आएगा। ये बेसिकली मास रिलेशनशिप के ऊपर है, रिलेशनशिप ऑफ स्टोइकियोमेट्री के ऊपर है, मोल के लिए भी आएगा, सही है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, यहाँ पर गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, और गिवन मास को एम से। और मेरे पास क्या होता है, मोलर मास होता है। मोलर मास को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, या कैपिटल एम और उसके चार छोटा एम भी लिख सकते हैं, इससे भी हम मोलर मास को डिनोट करते हैं। अब एन इज इक्वल टू, गिवन मास क्या है मेरे पास 50 ग्राम है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या है, यहां पर निकाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। सबसे बताओ कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस, कार्बन का 12 प्लस। अब ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, पर यहाँ पर 3 है, तो 3 ऑक्सीजन का मास फाइंड करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 52 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा, अगर 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 48 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 100 ग्राम, सही है। 100 ग्राम मेरे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। बेसिकली मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास। अब ऐसा भी आप कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मोल लिखा है ना, तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल बेसिकली होता है 100 ग्राम के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो रहा है तो मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। ये सेकंड मेथड है, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले पहला मेथड आप लिख लें, सही है। अब यहाँ पर 100 लिखूंगा मैं, अब 50 का टेबल, इसको 1 टाइम और इसका 2 टाइम, तो n इज इक्वल टू 1/2, तो ये मेरे पास आ जाए 0.5 मेरे पास आ गया। मतलब अगर मैं 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूं तो मेरे पास बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर सिंपल इक्वेशन से भी आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, क्योंकि किस रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 होता है, तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किल होती है। पर इसके अंदर तो सिंपल, ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसमें आप निकाल सकते हो कि अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर मैं इसके 2 मोल लूं तो ये 2 मोल बनेगा, अगर इसके 4 मोल लूं तो इसके भी 4 मोल बनेंगे, अगर इसके मैं 5 मोल लूं तो इसके भी 5 मोल मिलेंगे, अगर इसके मैं कितने भी मोल ले लूं इतने इसके भी उतने ही मिलेंगे, क्योंकि अगर 1 मोल इसका कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है तो वो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब सेम मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं इसका 0.5 मोल लूं तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 0.5 मोल होंगे। पर इसको हम सिस्टमेटिक वे के अंदर करेंगे, सही है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नॉलेज लिखो, अब यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन, हम रिलेशन बना रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन। सबसे पहले आपने मोल कैलकुलेट किए, उसके बाद यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन का मतलब क्या है, यहां पर मेरे पास दूसरा मार्कर कहां था, वो पड़ा है, सही है। अब फ्रॉम इक्वेशन हम क्या है, फ्रॉम इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर 1 मोल ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट CO3, अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ये फ्रॉम इक्वेशन, मतलब ये रिलेशन हमने किससे निकाला है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वरना आपने बोला कि सर ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया। ये बेसिकली पहले से ही क्या है, बैलेंस है, पहले से ही केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट क्या है, बराबर है, तो क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। सही है। अब फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से हमें क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूं, तो मुझे बताओ कि कितने मोल ऑफ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, क्या करेंगे, अगर मैं 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूं, तो वो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, वो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर लिखो 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे। अब यहां पर मोस्ट इंफॉर्मेशन है, अब यहां पर जो आपको राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखी है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखी है, इसको आप ऊपर की तरफ लिखोगे, किसकी तरफ लिखोगे, ऊपर की तरफ लिखोगे। यहां पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो आपने 1 लिखा। अब इसके बाद एक, इस मेथड को आप समझ लें, तो इसके बाद मेरे पास एक फार्मूला मेथड होता है, मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है सिंपल, जिसको आप बेसिकली कुछ सेकंड के अंदर ही इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो इसके बाद मैं दूसरा मेथड करूंगा, तीसरा मेथड, मतलब 3 मेथड में इसके आपको करके दिखाऊंगा। 3 मेथड हम इसके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब 1 मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है, 1, और 1 जो राइट साइड पे लिखी हुई है उसको डिवाइड कर दो, जो कि कहां पर लिखी हुई है, लेफ्ट साइड पर लिखी हुई है। लेफ्ट साइड पे भी क्या है, 1 है, और मैं मल्टीप्लाई कर दो डिजायर मोल, मतलब जितने आपको मोल चाहिए, आपको कितने मोल चाहिए, 0.5 पे मोल चाहिए ना, 0.5 पे मोल, तो आपको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 0.5 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 बेसिकली 1 से होगा तो 1 ही आएगा, और 1 जब 0.5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 0.5 ही आएगा। आपको इतना समझ में आया, अब इतना समझ में आया, इतना मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने फ्रॉम इक्वेशन से हमने ये रिलेशन निकाला कि अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब यूज हो रहा है, तो वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 0.5 मोल है, मतलब आधा मोल है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मुझे ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे। मास हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, मोल। तो मैं बोलूंगा कि 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है, मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है, इसको आपको ऊपर लिखना है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो कि राइट साइड के ऊपर रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, उसको ऊपर से ऊपर लिखना है, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आपको नीचे लिखे हैं, और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितने मोल के ऊपर आपको चाहिए, आपको 0.5 के मोल के ऊपर चाहिए ना, तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया था कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है, तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज होगा, तो 0.5 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब इसको मास के अंदर कैसे करते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट हमें पता है कि अगर n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अगर गिवन मास बराबर है मोलर मास के साथ, देखो मैं ये दिख रहा है या नहीं,
हाँ ये दिख रहा है, सही है। अगर गिवन मास और सॉरी नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। अब मुझे अगर ये मास चाहिए, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस, अगर मुझे ये मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस मोलर मास को यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब यहां पर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है, कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा 32 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ 2, तो इसको सोल्व करोगे तो 32 आएगा प्लस 12, वो तो आपके पास 12 ग्राम आ जाएगा। तो इसको मैं 12 ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 0.5 मोल को 1244 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 22 ग्राम आ जाएंगे। अब यहाँ पर समझने की बात है कि अगर मैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो मेरे पास इसके भी 22 ग्राम बनेंगे, सही है। अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा था, मैं आपको पहले बताया था कि अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा था तो 1 मोल के अंदर कितना मास था, 100 ग्राम। अगर मैं इसका 100 ग्राम ले रहा था तो यहाँ पर 44 प्रोड्यूस हो रहे थे, 44 ग्राम। अगर मैं इसका 100 ग्राम मास ले रहा था, पर अगर इसका मैंने 50 लिया, इसका आधा कर दिया तो इसका आधा बन रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, कि इसका अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूटिलाइज हो रहा है तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब हर इक्वेशन में यही नहीं होता, यहाँ पर आप इक्वेशन पढ़ोगे जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ समथिंग यूज हो रहा है तो 4 मोल ऑफ समथिंग बन रहे हैं, ऐसे भी रिलेशनशिप आते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये बहुत ही आसान रिलेशनशिप है और इसके अंदर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक और बार रिपीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड की तरफ लेके जाता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। मैंने बोला कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि मुझे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिला हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास मुझे 50 ग्राम दिया गया है और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मास को मोल के अंदर कैलकुलेट करूंगा। तो जब मैंने इसको अंदर मोल के अंदर कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास 0.5 है और मैंने 0.5 आया। फिर मैंने इक्वेशन से रिलेशन निकाला, क्या रिलेशन निकाला कि अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर मैंने क्वेश्चन से मुझे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मैं 0.5 मोल लूं तो मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो मैंने 0.5 मोल लिए, जहां पर जो राइट साइड के ऊपर लिखी थी या जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू थी उसको मैं ऊपर रखूंगा, और जो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट की थी या जो लेफ्ट साइड पर लिखी हुई थी उसको मैं नीचे लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे डिजायर मोल के साथ, 0.5 मोल के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल चाहिए, पर मुझसे क्वेश्चन मोल्स नहीं पूछ रहा। अब यहाँ पर देखो ये मोल रिलेशनशिप था, इसके मोल्स और इसके मोल के बीच में रिलेशनशिप है, पर मुझे मोल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे मास चाहिए। तो मुझे पता है अगर मुझे मोलर मास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, मुझे मोलर मास मैंने फाइंड किया और इसके नंबर ऑफ मोल्स मिले हुए, तो मोलर मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ मोल के साथ, मुझे क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा ना। तो मैं इस फार्मूले से देखो ना, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये गिवन मास जब हमें मिला हुआ होता है मास ऑफ सब्सटेंस, पर ये हमें मालूम करना है और ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर यहाँ पर लिखेगा हाँ मास ही लिखोगे, मास, सही है। अब मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सब्सटेंस कौन सा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितने हैं 0.5 मोल और मोलर मास क्या है 44, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे 22 ग्राम हो जाएंगे, सही है। ऐसे इसको आप सोल्व करोगे 44 0.5 5 का टेबल 4 को कितनी जाए 5 5 जा 20 हो जाएगा, 22 पर चले जाएंगे और यहाँ पे भी 20 और 22 और यहाँ पर एक पॉइंट इसके छोड़ के, तो यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ के आप क्या दोगे, ये पॉइंट दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो क्या आ गया 22 ग्राम आ गया, यहाँ पर 22 ग्राम आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा मेथड आपको समझाता हूँ, तब तक आप ये मेथड लिख लें, उसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूँ, सही है। फार्मूला है बेसिकली, ये फार्मूला है। आपको थोड़ा फार्मूला लॉन्ग लग रहा है पर ये मेरी
जो मैंने राइटिंग लिखी है बहुत ही ज्यादा रखी है, इसकी वजह से असल में यही फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको मैंने कंप्रेस करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला कैसे यूज करते हैं मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले रिक्वायर मास, हमें किसका मास चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मास चाहिए, सही है। सही है। अब यहाँ पर ये फार्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। बेसिकली ये फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली शॉर्ट फार्मूला है, मैंने सिर्फ राइटिंग बड़ी बड़ी करके लिखी है जिसकी वजह से आपको बड़ा लग रहा है। इसको मैंने कंप्रेस करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला कहता क्या है उसके बारे में आपको मैं क्या कहता हूँ समझाता हूँ। सबसे पहले रिक्वायर मास, रिक्वायर मास का मतलब होता है कि जो आपको मास चाहिए, मतलब जो आपको मास चाहिए वो क्या होता है, रिक्वायर मास होता है। उसके बाद गिवन मास, मतलब जो आपको मास मिला हुआ है, कौन सा मास आपको मिला हुआ है, बेसिकली ये मास आपको मिला हुआ है 50 ग्राम। 50 ग्राम यहाँ पर रखोगे। कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आप बोलोगे हमारे पास दो प्रोडक्ट है, तो कौन सी प्रोडक्ट के कोफिशिएंट, तो मैं बोलूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के। किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि हमें इसका मास पूछा गया है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, मोलर मास प्रोडक्ट, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर चुके हैं, 44 ग्राम था इसका मोलर मास, तो यहाँ पर मोलर मास लिखोगे। उसके बाद डिवाइड कर दोगे कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कोफिशिएंट हो यहाँ पर उसको लिखोगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, इसका क्या, मोलर मास, इसका मोलर मास क्या था, इसका मोलर मास क्या था, इसका मोलर मास था 100 ग्राम, हमने निकाला था ना 100 ग्राम। अगर आपको यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाला था, इसका 12 प्लस ऑक्सीजन 13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 प्लस 32 मेरे पास क्या आ जाएगा 44 ग्राम। और इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या था 40 था, प्लस कार्बन का 12, और हमें 3 ऑक्सीजन का चाहिए, तो 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, तो ये मेरे पास 52 प्लस 48, तो ये मेरे पास 100 ग्राम आ गया। मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके दिखाया था, पर किसी को अगर नहीं आया होगा तो वो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकता है, उसको मैंने फिर से रिपीट कर दिया, सही है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। उसके बाद मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, मतलब रिएक्टेंट का मोलर मास कितना है, बेसिकली रिएक्टेंट का मोलर मास है 100 ग्राम, उसको यहाँ पर लिखोगे। अब इसको मैंने कंप्रेस किया, सबसे पहले गिवन मास, गिवन मास को मैं किससे करता हूँ, स्मॉल m के साथ मल्टीप्लाई बाय n। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट को आप n से क्यों डिनोट किया है, मैंने बोला था कि कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को, और मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर n लिखा है। और मोलर मास को हम कैपिटल M से करते हैं, और डिवाइडेड बाय n, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट हमें क्या बताता है, मोल बताता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोल की सैंपल लिखेंगे ना, तो n मल्टीप्लाई बाय m, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये चीज आपको दिख रही है, यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ मास मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले मेरे पास गिवन मास क्या है सर, गिवन मास है 50, क्या है मेरे पास सर 50, क्या है मेरे पास गिवन मास है, मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद गिवन मास मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट क्या है सर 1 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद सर मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, मोलर मास क्या आता है यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 44, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना कोफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मोलर मास क्या है 100 है। अब यहाँ पर देखो, इसको टेबल 1 टाइम, इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम। अब यहाँ पर मेरे पास 1 बचा, अगर 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को मैं 44 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 44 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और 2 बचे, अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। अब यहाँ पर देखो 2, इसको 2 टाइम और 2 टाइम, तो मेरे पास क्या आ गया 22 ग्राम आ गया। क्या समझ में आया, देखो यहाँ से। अब मैंने आपको समझाया, इसकी वजह से मुझे इसके अंदर क्या हो गई, लेट हो गई, पर अगर आपको ये फार्मूला बिल्कुल रिमेम्बर है ना, याद है, तो आप फौरन से इस वैल्यू को पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, सही है। आपको पहला मेथड समझ में आया होगा कि दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे,
मास निकालने के लिए। तीसरा मेथड डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। मैंने आपको पहले क्या बताया था, कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमसे पूछा था। तो मैंने बोला कि अगर आपने इसका मास निकाल लिया, तो आप इसका भी मास निकाल सकते हो, सिंपलीफाई बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करके आप इसका भी मास निकाल सकते हो। पर पहले आपने अगर इसका मास निकाल लिया ना, तो आप इसका भी मास इजीली निकाल सकते हो। आप कैसे निकालते हो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या था कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, तो रिएक्टेंट का मास कितना मिला हुआ है, 50 ग्राम। 50 ग्राम हमें रिएक्टेंट का मास दिया गया है और रिएक्टेंट का मास हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के ऊपर। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का तो मास दिया गया था, हमने कैलकुलेट किया था कितना मास था इसका, 22 ग्राम हमने कैलकुलेट किया था ना, कि अगर मैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो मेरे पास कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, वो 22 ग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर 22 ग्राम मैंने ले लिया प्लस। अब यहाँ पर मुझे किसका चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड का मास चाहिए, तो इसको मैं x मान लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है, मुझे इसका मास कैलकुलेट करना है। x का मतलब होता है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर आप इससे भी लिख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास, यहाँ पर बेसिकली ब्रैकेट के अंदर लिख दो मास, कैल्शियम ऑक्साइड का मास, जो आपको जैसा सही लगे। अब यहाँ पर ये 22 ग्राम इसके साथ प्लस हो रहा है, इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 के अंदर से 22 माइनस हो जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का मास आ जाएगा। अगर मैं 50 से 22 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 28 आ जाएगा, 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर मैं 50 ग्राम लाइमस्टोन लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं, तो मेरे पास 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 22 ग्राम मेरे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या ये रिलेशनशिप आपको समझ में आया? अब क्वेश्चनर में, इस क्वेश्चन के अंदर तो उसने आपसे सिर्फ ये वाला मास पूछा सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे इसका मास पूछ ले, तो इसका मास पहले आप, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से कैलकुलेट करो, या फिर वो जो मैंने फार्मूला बताया उस तरीके से कैलकुलेट करो और यहाँ पर ऐसे वैल्यू पुट करके फिर इसका मास निकाल दो। अब इसका कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और करके बताता हूं, जब तक आप ये इसको नोट कर रहे हैं। सही है। अब मान लो कि पहले हमने इसका मास कैलकुलेट किया था, और इसका मास हमें नहीं पता, मान लो। तो अगर इसका मास कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास 50 बराबर होगा। अब यहाँ पर इसका मान लिया कि इसका मास हमें पता था, इसका मास हमने कैलकुलेट किया था 28 का, तो 28 प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, कैल्शियम का, इसका मास हमें नहीं पता, तो यहाँ पर इसके ये क्या हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है, यहाँ से जाके माइनस हो जाएगा। तो 50 से -22, सही है, ओ सॉरी 50 से -28 बराबर CO2। तो इसका मास क्या आ जाएगा, 22 ग्राम इज इक्वल टू CO2। देखो आ गया ना मास, 22 ग्राम में यही मास आ गया। तो इस आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप पहले इन दोनों में से किसी भी एक का मास कैलकुलेट कर लो, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करके दूसरे का मास कैलकुलेट कर लो। सिंपलीफाइड है और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको इसी तरीके से बुक में नहीं मिलेगा। अगर भाई बुक में अगर होगा तो इसको भी दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया जाया होगा। ये सिंपल तरीका है और बहुत ही यूजफुल तरीका है। मोस्टली स्टूडेंट को ये तरीका समझ में आता है। क्यों? क्योंकि सिंपल तरीका है, इससे आप फास्टेस्ट आंसर निकाल सकते हो, जल्दी से आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। सही है। तो रिलेशनशिप ऑफ स्टोइकियोमेट्री का पहला रिलेशनशिप मास रिलेशनशिप था। मास रिलेशनशिप के अंदर क्या था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम मास को कंसीडर करके न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे थे। सही है। मास रिलेशनशिप क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी फाइंड अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम अ गिवन मास। कोई भी मास हमें गिवन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 50 ग्राम लाइमस्टोन गिवन मास था, तो इससे हमने क्या किया, मास को कैलकुलेट किया। तो ये क्या होता है, मास कैलकुलेशन होती है। क्या होती है, मास। अब इसको मास कन्वर्जन भी बोला जा सकता है, मास कैलकुलेशन भी आप कह सकते हो, मास रिलेशनशिप भी कह सकते हो। सही है। तो मोस्टली ज्यादातर बुक्स के अंदर मास रिलेशनशिप
कहा जाता है, तो आप इसको मास मास रिलेशनशिप कहें तो अच्छा है, पर आप इसको मास मास कन्वर्जन भी कह सकते हो, मास मास कैलकुलेशन भी कर सकते हो, क्योंकि हम मास मास के बेस के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि रिएक्टर का मास देके आपसे प्रोडक्ट का मास पूछा जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है, अब दूसरा कैलकुलेशन क्या होगा कि आपको रिएक्टर का मास देके प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टर का वॉल्यूम देके आपको इसका मास पूछा जाए। पर इसके ऊपर हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, मतलब हमने एक प्रॉब्लम कर लिया, अभी भी 4 प्रॉब्लम हम इसके ऊपर करेंगे कि आपको इसके ऊपर एक जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब इस चीज को नोट कर ले, तब तक मैं क्या करता हूं, इस चीज को रिमूव करके दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं। सही है, सही है। अब ये मेरे पास, अब मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने बोला था आपको दोनों का मास पूछ सकता है। अब ये देखो, आप बोलोगे सर ये तो पहले वाला ही है, पहले वाला नहीं है, वैल्यूज चेंज है, और यहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास निकालना है। बेसिकली वो जो पहले मैंने बताया था वो आपकी जो मॉडर्न केमिस्ट्री की बुक है, जो अभी बुक है उसके अंदर दिया गया था। पर ये जो एमसीक्यूज है, सॉरी ये जो न्यूमेरिकल है, ये आपकी पहली वाली बुक, मतलब बहुत दो, मतलब 2018 वाली बुक के अंदर दिया गया था, तो उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अब इसका मतलब क्या है आओ समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बोला है कैलकुलेट वेट, वेट या मास एक ही बात है, सही है। कैलकुलेट वेट, फिजिक्स से हिसाब से तो ये अलग है, पर हम जनरल कंजर्वेशन के अंदर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। कैलकुलेट वेट या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन बाय, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट एंड आल्सो कैलकुलेट मास ऑफ CO2। मैंने बोला था कि दोनों भी आपसे पूछ सकता है। अब उसके अंदर जो सोल्यूशन दिया गया है उसको, जो मैंने आपको बताया था ना सिस्टमेटिक, दोनों को सिस्टमेटिक वे के अंदर निकाला गया है। पर हम इन दोनों में से पहले कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन की हेल्प से कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकालेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज है, यहाँ पर 25 ग्राम है, मतलब 50 का भी हाफ है, 50 का भी हाफ है, 25 ग्राम दिया गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है, 1 मोल है, और ये क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है 1 1। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूं तो वो जब हीटिंग के ऊपर हमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देता है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब इसका 1 मोल किसके बराबर होता है, 100 ग्राम के बराबर होता है। कैसे, क्योंकि अगर इसका मैं मास निकालूंगा, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो 1 मोल का अगर मैंने इसको मास कैलकुलेट किया, मैंने पहले कैलकुलेट कर चुका हूं, तो वो क्या होता है, मोलर मास होता है, वो 100 ग्राम होता है। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज हो रहा है या हीटिंग के ऊपर हमें 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, इसका 25 ग्राम ले रहे हैं, मतलब ये मोलर मास है, इसका 25 ग्राम ले रहे हैं। अब तब मुझे बताओ कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। पहले हम सिस्टमेटिक के अंदर करते हैं। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करोगे। n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। n इज इक्वल टू गिवन मास क्या है मेरे पास 25 है और मोलर मास क्या है मेरे पास 100 है। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अब 25 वन टाइम, इसको कितने टाइम लगेगा 25 25 50, इसको 4 टाइम लगेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। मिनट देखूं यहाँ से दिख रहा है ना, सही है। अब 1/4 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 0.25, ये मेरे पास आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे 1/4 को, सिंपल डिवीजन है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 0.2 मोल। सही है। जब आप लास्ट के अंदर लिखते हो ना तो यहाँ पर ई नहीं देते, ये मोल की रिप्रेजेंटेशन है। मोल को जब एज ए यूनिट आप लिखते हो तो आप इसको ई को हटा देते हो, सही है, आपने फिजिक्स के बुक में देखा होगा, सही है, ई नहीं देते। और एन से हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, एन से हम क्या करते हैं, मोल को जाहिर करते हैं, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं।
सही है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, अब हम इक्वेशन से बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन हम रिलेशन बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन। अब इक्वेशन से क्या रिलेशन बनेगा, इक्वेशन से ये रिलेशन बनेगा कि अगर वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, या पे से लिख सकते हो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फ्रॉम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से हमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से हमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर मैं बेसिकली इसके कितने मोल लूं 0.25, अगर मैं 0.25 मोल लूं, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूं, तो मुझे बताओ कि मेरे पास कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। तो अगर मैं 0.525 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो मेरे पास कितने बनेंगे। अब यहाँ पर जो राइट साइड के ऊपर लिखा है उसको आप क्या लिखोगे, ऊपर की तरफ लिखोगे, डिवाइड कर दोगे, जो आपके पास क्या लिखा है लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा है यहाँ पे 1 है, और मल्टीप्लाई कर दोगे डिजायर मोल, तो आपको चाहिए 0.25, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए। अब इस मोल को किसके अंदर कैलकुलेट कर लो, इस मोल को बेसिकली कन्वर्ट कर लो मास के ऊपर। अब इसको आप मास के ऊपर कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है कि m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मोलर मास, तो यहाँ पर n क्या है आपके पास n क्या है, n है आपके पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है 44। अब इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11 ग्राम, क्या आ जाएगा 11 ग्राम ऑफ CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हो, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हो तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर इसके आप 25 मोल लेते हो तो आपके 11 ग्राम इसका बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। अब इसका कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टर का मास हमें कितना दिया गया था, बेसिकली रिएक्टर का मास हमें 25 दिया गया था। रिएक्टर का मास हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस, यहाँ पर प्लस देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है हमारे पास 11 है, सही है, क्या है मेरे पास 11 है। अब यहाँ पर ये देखो प्लस हो रहा है, 25 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 25 से माइनस होगा कितना आएगा, 25 माइनस 11, तो ये 4 और 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 14 ग्राम, यहाँ पर लिख देता हूँ 14 ग्राम, क्या आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। और यही आंसर है, दिस इज द आंसर। समझ में आया, ये क्या है आपके पास आंसर आ गया। ये देखो हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया, बेसिकली यही क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी, क्या थी वैल्यू चेंज थी, और यहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास कैलकुलेट करना था, पर पहले के अंदर नहीं भी करना था, फिर भी हमने उसको क्या किया था कैलकुलेट किया था। ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। लिटरली ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एरर, मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल से जो कि हर साल एमडी केट के अंदर, केट के अंदर और भी जो आपके बोर्ड एग्जाम है उनके अंदर आते रहते हैं। तो हमने क्या बना था, एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ, या फिर इसको हमारा जो वो शॉर्ट एंड मेथड था उसके थ्रू ट्राई करें। ठीक है, आप इसको पहले राइट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको सोल्व करते हैं। सही है, अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है जो मैंने आपको बताया था। सही है, अब यहाँ पर देखो गिवन मास क्या है मेरे पास 25 क्या है मेरे पास गिवन मास है, और
नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है 1 है। उसके बाद मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 44 है, डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट क्या है 1 है। उसके बाद मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है 100 है। अब यहां पर 1 टाइम, इसको 4 टाइम, यहां पर 1 बचा। अगर 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और सॉरी 1 को मैं, अब यहाँ पर देखो 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब इस 1 को मैं 44 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 44 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 4 आ गया। अब अगर मैं 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ। इसको 2 का टेबल 2 टाइम, इसको भी 2 टाइम और इसको भी 2 टाइम, तो मेरे पास 22/2 हो गया। तो 2 का टेबल 1 टाइम, इसको 1 टाइम, इसको भी 1 टाइम, तो मेरे पास 11 ग्राम आ गया। 11 ग्राम ऑफ CO2, CO2 का मास आ गया। अब यहाँ पर आप इसको सही तरह से लिखते हैं, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 11 ग्राम ऑफ CO2। सही है, समझ में आ गया। अब ये तो मेथड आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने एक मेथड नहीं बताया, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको 3 मेथड करके बताऊंगा, 3 मेथड से सोल्व करके बताऊंगा। मैंने आपको मोल वाला मेथड बताया, मैंने आपको ये वाला मेथड बताया। अब देखो इससे मैंने कितनी आसानी से कर दिया, सिंपल सा था। अब आपकी अगर यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल आ जाती है तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एमडीकेट दोगे या दूसरी दोगे तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको हर चीज के अंदर आनी चाहिए। कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, सही है। अब यहाँ पर इस फार्मूले को आप यूज करके सिंपली देखो, 5 सेकंड के अंदर भी टाइम नहीं लगा मुझे, एकदम मैंने जल्दी से इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। अब एक और मेथड है, तीसरा मेथड है, वो सिंपल मेथड है। इसके अंदर हम डायरेक्ट बेसिकली ये जो हमें मास मिला होता है ना, डायरेक्ट मास से रिलेशन बनाते हैं, हमें मोल फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। इस मेथड को आप यहाँ पर इसको नोट कर ले, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आपको क्या बताता हूँ डायरेक्ट रिलेशन बताता हूँ, मास मास रिलेशनशिप। सही है, सही है। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन बनाएंगे सोल्यूशन, फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास क्या रिलेशन बनता है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट मास मास रिलेशनशिप कर रहे हैं, मतलब हम मोल के अंदर जा ही नहीं रहे। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस calcium carbonate, 100 gram of calcium carbonate will produce 44 gram of carbon dioxide। सही है, 100 gram of calcium carbonate will produce 44 gram of carbon dioxide। तो फ्रॉम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं 25 ग्राम लूं कैल्शियम कार्बोनेट का, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस कितना, मतलब कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, यहां पर मैंने आपको बताया था, सही है। अब यहाँ पर जो बेसिकली लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा है, सॉरी राइट साइड के ऊपर रखा है, उसको क्या रखो ऊपर की तरफ रखो, इसको डिवाइड कर दो जो लेफ्ट साइड के ऊपर है 100 के साथ, और मल्टीप्लाई कर दो जिसको ऊपर आपको चाहिए 25। सही है, तो 25 का टेबल 1 टाइम, इसको 4 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 4, इसको 2 टाइम,
इसको 2 टाइम, इसको भी 2 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 22/2। इसको 1 टाइम, इसको 1 टाइम, इसको भी 1 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 1 ग्राम। आ गया? आ गया ना? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, सही है। देखो आपने डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, पर इस मेथड को मैं तब प्रीफर करूंगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की हो। अब ये तीनों मेथड मैंने आपको बताए, तीनों मेथड मैंने आपको बताए, कोई 3 मेथड नहीं बताता, जाके सर्च कर लो, जितनी यूट्यूब चैनल है जाके सर्च कर लो, अगर 3 मेथड कोई बताता है ना तो मैं अब आपको बताऊंगा। इतने मेथड आपको कोई बताता ही नहीं है, सिर्फ एक मेथड बता के इसे सोल्व करा के। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, अभी भी मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो कितनी लंबी होती है। जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप कितना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, आप कितना टाइम वेस्ट कर सकते हो। अगर 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो बन जाती है तो इससे फर्क क्या करेगा, कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी, आप इसको कॉन्सेप्चुअली डील कर पाओगे, आप रट्टेबाज नहीं बन पाओगे। अगर कोई भी एग्जाम्पल आ गया, इसका कोई भी न्यूमेरिकल आ गया तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, कितना भी मुश्किल हो, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए थोड़ी घनी, क्योंकि एमडी गेट के अंदर थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आती है। यहाँ पर मैं सिंपल कैलकुलेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर मैं सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सही है। अब कैलकुलेशन ये क्वेश्चन आपको आ गया, अगर आपको कैलकुलेशन सोल्व नहीं करती तो वो आपकी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक है। अगर आपको ये मेथड प्रोसीजर आ गया, पर अगर आप कहां पर कैलकुलेशन के अंदर पजल होते हो तो वहां पर आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक है। यहां पर इसकी मिस्टेक नहीं है कि ये समझ में नहीं आया, ये चीज आपको समझ में आ जाती है। और बच्चे, मोस्ट ऑफ बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर करते हैं, कैलकुलेशन को जाके स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कैलकुलेशन इस स्टोइकियोमेट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा है। आगे आप यील्ड पढ़ोगे, यील्ड पढ़ोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ोगे, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है। आगे आप यील्ड पढ़ोगे, थ्योरेटिकल यील्ड पढ़ोगे, प्रैक्टिकल यील्ड पढ़ोगे, परसेंटेज यील्ड पढ़ोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ोगे, एक्सेसिव रिएक्टेंट पढ़ोगे, वहां पर तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन अ कैलकुलेशन. You can crack any competitive exam. If you want to crack any competitive exam, you must strong your calculation. If you are weak in calculation, do not you consume most of time on your questions, and you will be, there is a most of remaining question you will be drop. सही है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन के अंदर स्पीड नहीं है, सही है। तो हमारे पास ये, मेरे पास, मैंने आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, कि मैंने बोला था फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन से क्या है, अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से हमें क्या बोला था, अगर 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हमें क्वेश्चन से पूछा है, तो हम इतना करेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली राइट साइड के ऊपर है उसको ऊपर रखेंगे, और जो बेसिकली लेफ्ट साइड के ऊपर है उसको नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें चाहिए, कितने के ऊपर चाहिए, यहाँ पर जो लिखी हुई है 25 से, तो इसको 1 टाइम, इसको 4 टाइम, तो ये मेरे पास क्या आ गया 22, 44 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको 2 का टेबल 2 टाइम, इसको 2 टाइम, इसको 2 टाइम, तो 22/2, तो इसको कितने टाइम, इसको बेसिकली इसको 1 टाइम, इसको 1 टाइम, इसको 1 टाइम, तो 1/11 यहाँ पर आ गया। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे 44 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल, इसको 1 टाइम, इसको भी 1 टाइम, इसको भी 1 टाइम, तो यहाँ पर 11.1 है। तो किसी भी नंबर के ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे 1 ही होता है ना, तो हम सिंपली इसको 11 ग्राम लिख देंगे, सही है। समझ में है ये क्वेश्चन, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप इसको राइट कर लें, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व करते हैं। अब मेरे पास थर्ड क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर इसके अंदर आपको पजल नहीं होना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। मतलब जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो मेरे पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर वाटर एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट। मतलब जब वाटर एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं, aqueous सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास ऑफ NaCl
require to produce 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। मतलब यहाँ पर थोड़ी शफलिंग होगी क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्टेंट का मास दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लोरीन लार्ज अमाउंट के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है। अगर कैलकुलेट मास ऑफ NaCl, इसका मास कैलकुलेट करो विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जो कि जरूरी है 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप इसको वैसे ही करोगे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर देखो इक्वेशन से देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर 1 है। मैंने पहले से इक्वेशन को क्या कर रखा है, बैलेंस करके रखा है, क्योंकि मैं अब वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। केमिकल इक्वेशन में पहले से बताते आ रहा हूँ, अभी तक आपको आ चुकी होगी। सॉल्यूशन यहां से मिटाकर यहां पर लिख दो। सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस will produce 1 mole of chlorine gas is produced 2 NaCl, 2 mole of NaCl, 2 mole of NaCl from क्वेश्चन से हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, फ्रॉम क्वेश्चन कि अगर मैं इसके क्या लेता हूं, अब यहाँ पर मैंने मोल कैलकुलेट नहीं किया, पहले मोल आप कैलकुलेट कर लो कि क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन के गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है 142 और इसका क्लोरीन का मोलर मास क्या आता है, क्लोरीन का मोलर मास क्या होता है 71। तो इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 2 मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ क्लोरीन विल प्रोड्यूस, अब यहाँ पर जो लिखा है उसको ऊपर लिखो और यहाँ पर लिखा है उसको नीचे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो जो कि आपको चाहिए 2 के साथ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगे तो मेरे पास 4 आएगा, 4 मोल ऑफ NaCl। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये जो मैंने प्रोड्यूस लिखा है ना, ये असल में अगर आप ट्रिकी देखो तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मेरे पास मुझे कितना NaCl चाहिए 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यहाँ पर कहा गया ये NaCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा, NaCl तो यूज हो रहा है। तो कितना मास ऑफ NaCl यूज होगा कि मुझे 144 चाहिए, पर मेथड सेम होगा, तो इसकी वजह से आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसान सा है। अब मेरे पास क्या आ गया, मतलब 4 मोल मुझे चाहिए 2 मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब 4 मोल। अब मैं इसको मास के अंदर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे किसका चाहिए, मास ऑफ NaCl। सही है, मास ऑफ NaCl को कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास मेरे पास कितना है, मोलर मास ऑफ NaCl होता है 58.5, ये बेसिकली मोलर मास होता है। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 234। क्या आ जाएगा 234 आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 58.5 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो 5 का टेबल 5 को कितने टाइम लगेगा, 4 4 जा 4, एक चौक चौक बिचौक अटे चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो 20 आ जाएगा मेरे पास। तो एक चौक चौक बिचौक अटे चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 4 चोटी तो टे मथेगा, एक चौक चौक बिचौक अटे चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 20 टेवी। अब यहाँ पर पॉइंट ये है तो यहाँ पर पॉइंट। अब मैंने बेसिकली ये जो टेबल की ना, ये मैंने सिंधी के अंदर की, क्योंकि मुझे बेसिकली उसके अंदर इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन और उर्दू के अंदर इस जो नंबर्स होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। तो आप प्लीज इसको मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन आती है ना, तो उसको मैं नहीं करता। मतलब मैं आपको बड़े मतलब
बहुत बड़े आवाज में मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे ये सिंधी के अंदर ही कैलकुलेशन आती है, तो मैं यहाँ पर आपको सिंधी के अंदर ही कैलकुलेशन करके सिखाई है। सही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34 ग्राम। मतलब क्या चाहिए मुझे, अगर 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे कितना NaCl चाहिए। अगर मुझे 234 ग्राम ऑफ NaCl होगा तो मेरे पास क्या होगा, 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। मतलब 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 234 ग्राम ऑफ NaCl चाहिए। इतना NaCl मुझे चाहिए कि मुझे 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन मिलेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गई? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें, राइट कर लें, उसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन है इसके, वो भी हम कर लेते हैं। सही है, अब मेरे पास 2 क्वेश्चन है। मैंने आपसे 5 न्यूमेरिकल का वादा किया था, 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, बाकी हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है, इनको भी हम कर लेते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, पर ऐसे वीडियो 1 घंटे की वीडियो हो गई है, मास मास रिलेशनशिप को पढ़ाते हैं, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में तो पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, सही है, तो यहाँ पर पहले से इक्वेशन को, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब मैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आपको बता चुका हूं, तो आप यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखो, कार्बन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, मतलब कार्बन बराबर है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 दे दूं, अगर यहाँ पर मैं 2 दे दूं, अगर यहाँ पर मैं 2 दे दूं, तो मेरे पास 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गए, 4 हो गए। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, क्या है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये, और एक यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। पर अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूं तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एटम बराबर हो गए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एटम के। सही है, अब हम सोल्यूशन देखते हैं। सही है, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं, n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले उसको रीड कर लेते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोल ऑफ, नहीं कैलकुलेट मोल नहीं, यहाँ पर कैलकुलेट मास होगा, बेसिकली मास मास रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं ना। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CHO4। मतलब अगर बोल रहा है कि 20 ग्राम, अगर मैं इसका क्या लेता हूं 20 ग्राम, इसका अगर मैं 20 ग्राम लेता हूं तो मेरे पास 20 ग्राम इसका लेता हूं तो मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब इसका गिवन मास क्या है 20, और इसका मोलर मास क्या है CHO4। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है। 4 का फाइंड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 12, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कितना आ गया ये मेरे पास, 12 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास 6 और 1 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 16 ग्राम। मेरे पास कितना आ गया 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ग्राम आ गया। सही है, अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, आ गया। सही है, सही है, अब यहाँ पर मैंने इस चीज को मिटा दिया। अब यहाँ पर देखो, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ मीथेन, इसको मीथेन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है। सही है, सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे। अब मोल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। गिवन मास क्या है मेरे पास 20 ग्राम है, और इसका मोलर मास भी हमने कैलकुलेट किया, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, इसका मोलर मास कितना आया था 16 ग्राम आया था। सही है, तो आप इसको 2 का टेबल इसको कितने टाइम, इसका बेसिकली 2 का टेबल इसको कितने टाइम, इसको तो 10 टाइम लगेगा। इसको 1 2 2 4 2 4 4 2 15 6 12 17 14 18 16 8 टाइम। अब इसका 2 का टेबल 4 टाइम, इसको 5 टाइम, तो मेरे पास 5/4 आएगा, और इसको मैं सोल्व करूंगा
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 टाइम, तो इसको 2 और 8, 2 और चौक 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 18 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएंगे 1.25 मोल, 1.25 मोल, ये मेरे पास क्या आ गए, इतने मेरे पास मोल आ गए। सही है। अब यहाँ पर क्या करो, इसके मोल आ गए। अब फ्रॉम इक्वेशन हम रिलेशन बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन से हम, फ्रॉम इक्वेशन से हम रिलेशन बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन क्या हो रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ CHO4, 1 मोल ऑफ CHO4 जब यूटिलाइज हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे पास कितने बेसिकली विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्रॉम क्वेश्चन से हमें क्या चीज पूछी गई है, फ्रॉम क्वेश्चन से हमें क्या, कौन सी चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई है कि अगर मैं इसके 1.25 मोल लूं, अगर मैं मीथेन के 1.25 लूं तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने बनेंगे। तो यहां से हम करेंगे कि अगर मैं मीथेन के 1.25 मोल ऑफ मीथेन, मोल ऑफ CHO4 will produce 1.25 मोल ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस, कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे। जहां पर जो बेसिकली राइट साइड के ऊपर लिखा है, जो राइट साइड के ऊपर लिखा है उसको ऊपर रखेंगे और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ जितने हमें मोल चाहिए 1.25। तो ये क्या आ जाएगा, यही है बेसिकली, यही वैल्यू आ जाएगी 1.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है कि अगर 1 मोल ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर मैं 1.25 मोल ऑफ मीथेन लूं तो वो मेरे पास क्या करेगा 1.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ना। इतनी बात क्या आपको समझ में आई। अब फॉर मास के लिए हमें पता है n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर मास ऑफ CO2 के लिए हम क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या आपने बेसिकली यहाँ पर मास आएगा और यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ मोल। तो मोल कितने हैं हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास कितना होता है, ओ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूं कि 1254 से। तो एक चौक चौक बिचौक 8 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20, एक चौक चौक बिचौक 8 उड़ा, एक चौक चौक 4 5, तो एक चौक चौक बिचौक 8 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20, तो एक चौक चौक बिचौक 8 उड़ा और एक चौक चौक 5, 0 0 5 5 1 2 1 2। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 55 ग्राम आ जाएगा, 55 ग्राम आ जाएगा। सही है क्या। अब आपको समझ में आया कि अगर मैं 20 ग्राम ऑफ मीथेन लेता हूं तो मेरे पास 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सही है 55 ग्राम ऑफ क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब इसको आप राइट कर लें, इसके बाद हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको मैं मिटाने वाला हूं, अब इसको क्या करते हैं राइट कर ले, लिख ले इसको बेसिकली। सही है। अब मैंने इसको बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने ये मिस्टेक वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ले लिया था, मतलब यहाँ पर हम वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप मैंने ले लिया था। तो यहाँ पर इसको आप स्किप कर सकते हो, इसकी वजह से मैंने एक और न्यू क्वेश्चन लिया है। सही है, इसको आप छोड़ दो। यहाँ पर ये क्या है गलत है, मतलब गलत का ये मतलब है कि ये मास रिलेशनशिप का नहीं है। मैंने वॉल्यूम रिलेशनशिप का लिया था, उसको मास रिलेशनशिप बनाया था, पर ये सही तरीके से बना नहीं है, तो इसकी वजह से इसको आप छोड़ दो। इसकी वजह से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया दूसरा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ H2O which can be produced by thermal decomposition of NH3। अब यहाँ पर आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो, मैंने पहले से इक्वेशन बैलेंस कर लिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे NH3 का ये क्या बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ H2O, हमें हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है
जो कि थर्मली डिकम्पोज से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेता हूँ, 70 ग्राम ऑफ अमोनिया लेता हूँ, सॉरी अमोनिया लेता हूँ, तो मेरे पास कितना मास ऑफ हाइड्रोजन बनता है, उसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लेंगे। N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है मेरे पास 70 ग्राम, गिवन मास क्या है मेरे पास 70 ग्राम, और मोलर मास क्या है मेरे पास NH3 का मोलर मास क्या होता है, बेसिकली NH नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 70 और 1 का और 3, तो ये भी आपके पास 70 ग्राम ही आ जाएगा। तो 70 ग्राम तो कितने हो गए 1 मोल हो गया, 70 70 से कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल आ जाएगा आपके पास। सही है, अब ये आ गया, इसको आप लिख लें जब तक मैं बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ। सही है, अब फ्रॉम इक्वेशन हम रिलेशन बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन से हमने क्या रिलेशन बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन से हम ये रिलेशन बनाएंगे, अगर 2 मोल ऑफ NH3, जब 2 मोल ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस करेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और फ्रॉम क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब तो आपको आ गया होगा, इसकी वजह से मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा ली है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर मैं इसका 1 मोल लूं, क्या लूं 1 मोल, 1 मोल ऑफ NH3 कितना प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है उसको ऊपर रखो राइट साइड के ऊपर, और यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर लिखो, मल्टीप्लाई कर दो जितने आपको चाहिए 1 के साथ। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 और सॉरी 2 3, तो ये 1 टाइम, इसको 2 1, तो यहाँ पर 0, तो इसको 5 टाइम 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बेसिकली अगर मैं इसके NH3 की 1 क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ सही है, अगर 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया यूज हो रहा है तो वो मेरे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। पर अगर मैं 1 मोल ऑफ अमोनिया ले रहा हूं तो वो मेरे पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 1.5 मोल, कितने 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मास के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर सॉरी m बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सही है, मोलर मास के बराबर होता है। तो m इज इक्वल टू, ये क्या होता है मास ऑफ हाइड्रोजन मोल, और ये क्या होता है मोल्स 1.5, और इसका बेसिकली क्या होता है, इसका मेरे पास क्या हो गया, हाँ मोलर मास इसका कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक पंजा पंजे दो पंजा डालते एक मत भाई, एक दो 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 गुणो 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 ग्राम आ जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आई? क्या आपको अगर ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर